और इसमें जो चैप्टर है वही 10 चैप्टर है अपने, फिर से लास्ट टाइम भी हमारे 10 चैप्टर ही थे। पहला चैप्टर है वन्य जीव एवं संरक्षण, ये आज हम करने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है खनिज ऊर्जा। तीसरा है कृषि सिंचाई, राजस्थान की कृषि, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में शैक्षिक सामाजिक सुधार, संविधान का निर्माण और राजस्थान में योगदान। और ये 9 चैप्टर तक अपना सारा महत्वपूर्ण है। 10वां चैप्टर है गांधी जी के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी है, वो हम कर लेंगे। तो देखिए, वन्य जीव अभयारण्य में हम डाटा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डाटा बदल जाते हैं, इसीलिए डाटा हम नहीं पढ़ रहे हैं। केवल जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जीके के टाइप में है, उसी को पढ़ेंगे। खनिज ऊर्जा यहां तक, यानी ये जो 4 टॉपिक है यहां तक के, ये आपके जो है वो ज्योग्राफी के पार्ट के हैं, और ये जो टॉपिक है वो आपके हिस्ट्री के पार्ट के हैं। तो आइए पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वन्य जीव एवं वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीव और वन्य जीव के संरक्षण की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, जनरली तो आपको चैप्टर के नाम से पता चल ही गया है किस चैप्टर में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं। एस के मीना जी कैसे हैं आप, सरोज बीकानेर से कैसे हैं, जया सैनी जी कैसे हैं, अशोक जी स्वागत आपका कैसे है, रचना चौधरी स्वागत आपका कैसे है, संतोष जी स्वागत आपका, पवन राठौड़ जी स्वागत आपका, राजेंद्र कुमार जी, घनश्याम जी कैसे हैं आप, प्रकाश जी कैसे हैं आप, बंशीधर जी स्वागत आपका कैसे है। जैसा कि आपको चैप्टर के नाम से पता चल गया है कि इस चैप्टर में रहने क्या वाला है, तो ये जो चैप्टर है बड़ा ही बेसिक सा चैप्टर है, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी जो पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। कल क्लास हुई थी ना, बिल्कुल कल भी क्लास हुई थी। ये 8:30 बजे वाला सेशन डेली होता है। तो देखिएगा, वनों के महत्व की बात करते हैं तो राजस्थान के वनों में इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की जो है औषधियां प्राप्त होती है। वनों के प्रकार की बात करते हैं विद्वान साथियों, तो राजस्थान में जो वन पाए जाते हैं, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग जो है वो पाया जाता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10 भाग पर क्या है, वन है। यानी क्षेत्रफल के 10% हिस्से पर ही क्या है, राजस्थान के वन है। और ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसा क्यों है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो कि ऐसा, एक चीज हम छोड़ दिए ना, परिवार के सदस्य बनाना तो भूल ही गए आपको। चलिए, कंफ्यूजन हो रहा है मानू कुमावत जी को, किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है मानू जी, बताएं आप हमें। अगर हमारी वो रेंज में हुआ तो हम आपका कंफ्यूजन जरूर दूर करेंगे। आप कंफ्यूजन का कारण बताएं, हम आपके कंफ्यूजन को सुनने का प्रयास करेंगे। जी बताएं, किस बात का कंफ्यूजन आपको हो रहा है। मानू, किस बात का कंफ्यूजन हो रहा है आपको, बताएं आप हमें। चर्चा करते हैं कंफ्यूजन की आपकी, कि कंफ्यूजन किस बात का है, किस बात का आपको कंफ्यूजन हो रहा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी लिखा नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी करवाएंगे। एसएसटी में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ही आता है, टीचिंग मेथड आता है और कुछ नहीं आता है। बिल्कुल बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि हमारे जो आने वाले सेशन हैं उनका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप सबसे पहले वो सेशन देख सके। इसलिए ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और अभी आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं राजस्थान के वनों की, और वनों से हमें क्या प्राप्त होता है। वनों से हमें जो है वो लकड़ी प्राप्त होती है,
तेंदुपत्ता प्राप्त होता है, वनों से हमें जो है बांस प्राप्त होता है, गोंद प्राप्त होता है, खस, खस एक प्रकार की क्या है, खस से क्या बनता है, इत्र बनता है, खस से क्या बनता है, इत्र, इत्र बनता है खस से। वनों के प्रकार को अगर देखते हैं राजस्थान के अंदर, अगर हम राजस्थान में वनों की बात करते हैं तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, इस कुल क्षेत्रफल के मान लो ये पूरा 100% है, तो मान लेते हैं कि इसके जो 10% भाग है, 10% भाग पर ही क्या है, वन है। अब ये 10% भाग थोड़ा यहां पर है, थोड़ा यहां पर है, थोड़ा यहां पर है, इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है, राजस्थान के कितने प्रतिशत हिस्से पर वन है, तो 10% हिस्से पर ही क्या है, वन है। राज्य में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, राज्य में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन नए बच्चे के लिए यह भी महत्वपूर्ण है जिसने नहीं पढ़ा है। सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जयपुर, उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कहां पर है, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो कहां पर है, सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो उदयपुर में है। और सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो कहां पर है, सबसे कम वन क्षेत्र, सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो चूरू में है, सॉरी चूरू में। अब देखो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर यहां पर ऑप्शन आ जाता जैसलमेर तो बच्चे जैसलमेर कर देते। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है, तो हम क्या कर देते, पहला ऑप्शन होता जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन होता जोधपुर, तीसरा ऑप्शन होता नागौर और चौथा ऑप्शन होता चूरू। ये क्षेत्रफल के आधार पर बात हो रही है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र को देखें तो सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ हाँ घनश्याम जी, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र जो है वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। ये बात आपको अटपटी लग सकती है बट ये मोस्ट बात है और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको मोस्ट में नोट कर लीजिएगा आप, इसीलिए इसको मोस्ट में जो है वो नोट कर लीजिएगा। साफ नहीं दिख रहा है राजेंद्र, अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, है ना, 480 पिक्सल या 720 पिक्सल करिए, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देने लगेगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो वनों को 3 भागों में हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से वन होते हैं देखिएगा, आप सब जानते हैं कि आरक्षित वन होते हैं, एक तो आरक्षित वन होते हैं, ठीक है, जो सरकार के द्वारा आरक्षित किए जाते हैं। कितने हैं ये, टोटल जितने भी वन है उसका 1/3 भाग जो है आरक्षित है। इसके बाद जो वन आते हैं वो आपके आते हैं सुरक्षित वन। कौन से वन आते हैं, सुरक्षित वन आते हैं, और ये जो है वो कितने हैं, लगभग 50% वन जो है वो 50-50 यानी 50% कह सकते हैं आप, कुल वन क्षेत्र का 50% भाग आता है। और अवर्गीकृत के अंदर कितना आ गया, बाकी जो बचा वो अवर्गीकृत वन के क्षेत्र के अंदर आ गया। देखिए सरकार केवल 2 का ही ध्यान रखती है, अवर्गीकृत पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देती है, अवर्गीकृत वन, बाकी शेष जो बच गया। तो देखिए यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कौन से वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सरल है। और अब इस समय जब आप इस कक्षा में पढ़ रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन वेरी इजी लगता होगा, और कोई कोई तो वो भी सोचते हो कि यार क्यों टाइम खराब करा आपा, गुरुजी तो अच्छा मजा लेगा, 7वीं क्लास को पढ़ा रही है, 7वीं क्लास तो गुरुजी में पढ़ी आया, मान तो कंपटीशन की तैयारी करवाओ। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप रीट 2021 या फिर राजस्थान का कोई भी एग्जाम, जब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब से आपने एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की है, उसके बाद में जितने भी राजस्थान में एग्जाम हुए हैं, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए और उसमें क्वेश्चन देख लीजिए, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब हमारी आंखों के सामने कोई क्वेश्चन होता है तो वो बड़ा ही सरल, सीधा और बिल्कुल सरल, ऐसे अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है, कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगता है जब वो हमारी आंखों के सामने होता है।
लेकिन वही क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो बड़ा कठिन क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही कठिन 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 क्वेश्चन वो बन जाता है। तो याद रखें आप कि राजस्थान में आरक्षित वन जो है इस पर सरकारी नियंत्रण होता है ना। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, निम्न में से किस कैटेगरी या किस प्रकार के वनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो आरक्षित वनों पर। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने, लकड़ी काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग से भी अधिक है। दूसरे जो वन आते हैं वो आते हैं सुरक्षित वन। जैसे आरक्षण वाले वन हो गए, इनका तो आरक्षण है, यहां पर कोई नहीं जा सकता। जैसे SC ST की सीट होती है उस पर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता ना, कोई नहीं जा सकता। और ये है, देखो ये जर्नल है, ये OBC है और ये SC ST है। ऐसे याद कर लो आप, बहुत सीधा सीधा तरीका हो जाएगा। यहां पर सभी जा सकते हैं, पेड़ काट सकते हैं, पशु चरा सकते हैं, इस पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। यहां पर थोड़ी थोड़ी ढील दी जा सकती है, यहां पर बिल्कुल प्रतिबंध होता है, यहां पर कोई नहीं जा सकता। ठीक है। सुरक्षित वन, यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से भी अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। हमारे एक मित्र बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर NCERT की बुक पढ़ाओ, है ना। तो NCERT की कक्षा 6, 7, 8 मैंने पढ़ा दी है आपको, और कक्षा 9, 10, 11, 12 हम आपको करवाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको हमारा राजस्थान करवा रहे हैं। हमारा राजस्थान पढ़नी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रीट के बाद जो मेन पेपर होगा आपके 3rd ग्रेड का, उस पेपर के अंदर राजस्थान जीके का एक छत्तर राज होगा, राजस्थान जीके का एक छत्तर राज होगा। तो सबसे पहले हमें राजस्थान जीके को बहुत अच्छी तरह से घोल के पीना पड़ेगा, और राजस्थान जीके के लिए इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ये जरूर याद रखना आप। तो हम बात कर रहे हैं संरक्षित वन की, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है, बट सरकार कहीं पर भी जो है वो विशेष कंडीशन में, जैसे सूखे पेड़ काट सकते हो आप, और अपनी बकरियां गाय वगैरह चरवा सकते हो, इस प्रकार की छूट देती है। और फिर आता है आपका अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन वो आता है जहां पर पशु चराने, लकड़ी काटने, किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध जो हो नहीं होता है। इसके बाद आता है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में जो है विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को जो है प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से भी वनों को 3 भागों में बांटा गया है, शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क, अर्ध शुष्क, और तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा बताइए, तीसरा कौन सा आता है। तो देखिए, पहला उष्णकटिबंधीय, सॉरी उष्णकटिबंधीय, इसे ही क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय को ही शुष्क और अर्ध शुष्क कहते हैं। इसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, और इसके बाद आता है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आइए तीनों को चर्चा करते हैं। देखिए, उष्णकटिबंध तो सारे ही वन में आएगा, क्योंकि भारत जो है वो उष्णकटिबंध में स्थित है, इसीलिए भारत में जितने भी वन होंगे वो उष्णकटिबंध में तो आएंगे ही आएंगे। राजस्थान में जितने वन होंगे वो उष्णकटिबंध में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देखिएगा, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कौन से होते हैं। आप कभी खेत गए होंगे तो वहां पर आपके खेत में खेजड़ी होगी, झाड़की होगी, है खेजड़ी, झाड़की, ये सारा उष्णकटिबंधीय वन है। ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालोर में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां और कंटीले वृक्ष आते हैं। जिन वृक्षों के कांटे होते हैं, जिन वृक्षों के कांटे होते हैं, खेर, केरिया, खेजड़ी, किंकर, है ना, ये सारा, जांटी, ये सारे इसके अंदर आते हैं। देखिएगा,
मुख्य रूप से इसमें क्या आता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, पेड़, बबूल, केर, नीम। इस मरुस्थलीय वनस्पति को मरुद्भिद वनस्पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मरुद्भिद भी कहा जाता है इसको। अब क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा पेड़ मरुद्भिद, कौन सा पेड़ है जो मरुद्भिद वनस्पति का भाग नहीं है? ऑप्शन आ जाएगा नीम, रोहिड़ा, खेजड़ी, आम। अब अगर आपको याद रहेगा, अगर आपको याद होगा कि मरुद्भिद पेड़ कौन से होते हैं, मरुद्भिद वनस्पति कौन सी होती है, तो आप बता दोगे। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप जो है वो नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेसिक चीजों को भी याद रखना बड़ा ही जरूरी है। बेसिक चीजों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। बेसिक चीजों को भी याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या आता है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर आता है इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता की बात करते हैं तो यहां तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। देखो ईश्वर ने बनाया भी कितना सोच समझ के है। ईश्वर ने समुद्र बनाया, रेगिस्तान बनाया, पर्वत बनाए, पहाड़ बनाए। अब उन क्षेत्रों के अंदर धोकड़ा एक वन होता, एक अपने मारवाड़ी में धोकड़ा ने क्या कहे? धोकड़ा ने मारवाड़ी में क्या कहे बताओ? धोकड़ा ने अपली मारवाड़ी में क्या कहे बताओ? कौन बतासी? धोकड़ा ने अपली मारवाड़ी में क्या कहे? देखना पड़ोगे। भाई मेरे तो एक बार तो याद क्यों नहीं आ रही, फिर भी देख के बता सकता ने धोकड़ा ने मारवाड़ी में क्या कहे? आक्टो ही हो है शायद, आक्टा नहीं कहे। राजस्थान में आक्टो जिको हुआ है, आक्टो को आक्टो है नहीं आपने जिखा ऐसे तोड़ा अंजद में थोड़ो थोड़ो दूध सो निकले, आक्टा को पेड़ आक्टो। खेता में देखोगे थे आक्टो, आंकड़ो देखिड़ो थारो खेता में, आंकड़ो देखिड़ो है, साफ दिखाई देगा रणजीत। जब तुम देखोगे तो तुम्हें साफ दिखाई देगा। ये तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हें साफ दिखाई दे कि ना दे। अपनी तरफ से तो फुल एचडी में आ रहा है आपके पास। अब आप अपने फोन की सेटिंग में जाओ और सही करो उसको, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा दो, फिर साफ दिखेगा। जूनियर अकाउंटेंट की क्लास तब होगी जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। आंकड़ा नहीं धोखड़ों का है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ईश्वर ने जैसे जैसे जगह बनाई, जिस प्रकार का वहां का वातावरण बनाया, उसी प्रकार के वहां पर पेड़ बनाए, मानव बनाए। पेड़ की पत्तियां छोटी होती है, छोटी पत्तियां होगी तो वो पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। पेड़ों की जड़ गहरी होती है, जिनमें ये जमीन से काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो कितना सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन में देता हूं, अभी तो आपके सामने है, आप बता दोगे। राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है, पहला ऑप्शन आएगा रोहिड़ा। रोहिड़ा। देखो आपको मैं प्रश्न की कठिनता दिखाता हूं कि कैसे कठिन बनता है। रोहिड़ा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। पहला ऑप्शन रोहिड़ा, दूसरा बबूल, तीसरा खेजड़ी और चौथा सभी। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो जो सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन होता है वो ही सबसे ज्यादा कठिन बन जाता है। खीपड़ी नहीं, आक्टर ने कहा है, खीपड़ी ने कौन कहा है? ठीक है, तो यही सरल सा क्वेश्चन, यही सरल सा क्वेश्चन आपके लिए क्या बन गया है? कठिन बन गया है। अब बात आती है रोहिड़ा करें कि खेजड़ी करें, रोहिड़ा करें कि खेजड़ी करें, यह कंफ्यूजन बड़ी पेपर में हो जाती है।
हमारे याद भी है, हम पढ़ के भी गए हैं, लेकिन हमने इसको महत्वपूर्ण नहीं समझा, इसीलिए या तो है आधा अधूरा है, क्लियर नहीं हो रहा है। और क्लियर नहीं होने के कारण पेपर में, ऐसा नहीं है कि सब बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहीं पर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, वहीं पर क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। यह राज्य वृक्ष भी कहलाता है, खेजड़ी को हम राज्य वृक्ष भी कहते हैं। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़े का तो क्या है, रोहिड़े के जो फूल देखे आपने, जब रोहिड़े के पेड़ पर जो फूल आते हैं तो ऐसे लगता है कि किसी दूल्हे की गाड़ी खड़ी हो, दूल्हे दुल्हन की गाड़ी खड़ी हो। जिस प्रकार गाड़ी को सजाया जाता है वैसे ही रोहिड़े का पेड़ पे पीले पीले फूल जो बड़े ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ठीक है। सेवण घास अत्यधिक पौष्टिक है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में सेवण घास कहां पर पाई जाती है, तो यह जैसलमेर में पाई जाती है, यह याद रखना आप। ठीक है। इसके बाद देखिएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक, यानी मैं ऐसे कह दूं आपको कि पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में खास तौर पर इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों में क्या आता है, सांगवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है। इन वनों के पेड़ ग्रीष्मकाल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये पेड़ कैसे होते हैं, पतझड़ प्रकृति के पेड़ होते हैं ये। इसके बाद आता है अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं। सदाबहार है तो हरे भरे रहेंगे, इसीलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर बारिश अच्छी होती है। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सांगवान आदि पेड़ आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से निश्चित तौर पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, लिलोन भी कहते हैं इसे। लाठी सीरीज जैसलमेर में पाई जाती है, बिल्कुल लाठी सीरीज जैसलमेर के अंदर स्थित है, जहां मात्र ये सेवण घास जो पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका पहले नाम घना पक्षी अभ्यारण्य था और यह भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है। यहां पर एक मुख्य रूप से साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया चिड़िया है, कोयल और बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। घना पक्षी अभ्यारण्य है ये, और इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था 10 मार्च 1982 को। 10 मार्च 1982 को इसे क्या दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान बना कब, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आपसे यह पूछा जाएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है, या फिर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पूछा जाएगा कि कब जो है इसकी स्थापना हुई थी, कब स्थापना हुई थी। तो 10 मार्च 1982 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का जो है क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहां पर बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ पाए जाते हैं और यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय बाघों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो रणथंभौर। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? राष्ट्रीय उद्यान जो है कब बनाया गया था? नेशनल पार्क 1 नवंबर 1980 को। इसके बाद तीसरा आता है आपका मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित फैला हुआ है। यहां पर बाघ, रींछ, जरक, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि पाए जाते हैं और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो दिया गया था वो दिया गया था 9 अप्रैल 2013 को। 9 अप्रैल 2013 को। इसके बाद बात करते हैं हम वन्य जीव अभयारण्य की। तो राजस्थान में इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा बहुत सारे जो है वो वन्य जीव अभयारण्य भी पाए जाते हैं। बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य भी पाए जाते हैं। आइए वन्य जीव अभयारण्यों की चर्चा करते हैं। तो अभयारण्य का अर्थ होता है अभय अरण्य, अर्थात भय मुक्त वन, ऐसा क्षेत्र जहां किसी प्रकार का भय नहीं हो, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है और राजस्थान में कई वन्य जीव अभयारण्य हैं। जैसे कि आपके सामने एक लिस्ट दी गई है वन्य जीव अभयारण्यों की। राष्ट्रीय मरु उद्यान जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? जैसलमेर और बाड़मेर में यह फैला हुआ है, जैसलमेर और बाड़मेर में। और यहां पर मुख्य रूप से कौन सा पक्षी पाया जाता है जो हमारा राज्य पक्षी भी है, और वो है गोडावन। इसके अलावा भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय। लेकिन याद रखना है आपको, गोडावन के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो यह है आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। दूसरा आपका आता है केला देवी वन्य जीव अभयारण्य, यह है सवाई माधोपुर और करौली के अंदर और इसमें बघेरा, भेड़िया, चीतल, खरगोश पाए जाते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, यह राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से किस जिले में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य नहीं फैला हुआ है? निम्न में से कौन से जिले में कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य नहीं फैला हुआ है? तो आपको याद रखना है राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला हुआ है। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उदयपुर के अंदर यह स्थित है और यहां पर बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया, सांभर रहते हैं। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, यह अलवर में स्थित है। बाघ, जरक, सांभर और चीतल यहां पर भी जो है निवास करते हैं। इसके बाद जो आता है आपका वो आता है टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य। याद रखना कम से कम जो ज्यादा जिलों में फैले हुए हैं, जो अभी पीडीएफ दूंगा ना अभी 10 मिनट के बाद, जब सेशन एंड होगा तो आपको पीडीएफ मिलेगी और उस पीडीएफ में आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा। हालांकि आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखोगे तो आपको दिखेगा भी। और सिमी बिश्नोई बार बार आप ब्लॉक का कमेंट ना करें वरना आप भी ब्लॉक हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़ाई के अलावा कमेंट करेंगे वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। हालांकि मैं ऐसा चाहता नहीं हूं बट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, तो पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, और बढ़ोगे नहीं तो जहां आज हो वहीं फिर कमेंट करते रह जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सीता माता, देखिए टोडगढ़ रावली कहां कहां फैला है? राजसमंद, अजमेर और पाली में, ठीक है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य कहां फैला हुआ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में। और यहां सीता माता की जो खास पहचान है वो है उड़न गिलहरी। क्या पहचान है? उड़न गिलहरी इसकी मुख्य पहचान है, याद रखना।
उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है? उड़ने वाली गिलहरी, तो ये सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में पाई जाती है। इसके बाद माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य सिरोही में पाया जाता है। रींछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट है ये, बहुत बार पूछा गया है, बूंदी में। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, ये बहुत कोटा जिले में, सवाई माधोपुर जिले में, करौली, धौलपुर के अंदर ये फैला हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट में। चंबल नदी के सहारे पर ये जो है वो, चंबल नदी के पास ये जो है वो क्या है? चंबल नदी के साथ जो है वो क्या है? ये चंबल नदी के साथ ये जो है वो बना हुआ है। दिलजीत जी स्वागत आपका। दिलजीत जी स्वागत आपका। इंडियन आर्मी बहुत दिनों के बाद आया है। गौतम, कैसे हैं आप गौतम जी? और रीट के अंदर आपका क्या रिजल्ट रहा? हालांकि रीट तो रद्द हो गई अगर आपने लेवल 2 का पेपर दिया था। जूनियर अकाउंटेंट की जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद क्लास शुरू करेंगे। जय हिंद। इंडियन आर्मी कैसे हैं आप? नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के मैप में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्रकार का मैप ला सकते हैं आप। 2 रुपए का मैप आएगा और मैप लाके उसमें भर दीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। ताल छापर अभयारण्य जो है कहां पर है? चूरू के अंदर है ताल छापर। रावली टोटगढ़ रहा ये। और इस प्रकार से पूरा आप मैप में भर लीजिए, इससे आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। इसके बाद देखिएगा, यह है राज्य पशु चिंकारा, यह है चिंकारा, और यह है राज्य पशु ऊंट। यह पालतू पशु में है और यह वन्य जीव में है। ये दोनों ही राज्य पशु है हमारे, ये दोनों ही राज्य पशु है। 96 क्वेश्चन राइट हुए आपके, बहुत अच्छी बात है ये तो। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आप पढ़िए, बस आप सफल हो जाइए। हमारा तो यही प्रयास है। देखो आज के इस दौर में अगर मैं सीधी सीधी बात करता हूं तो कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं बचा है जहां फ्री का कोई डाटा मिलता है। फ्री का डाटा कहीं नहीं मिल रहा है। और अगर YouTube तो चैनल बहुत सारे हैं लेकिन सबने अपने अपने ऐप बना रखे हैं, तो ओरिजिनल डाटा जो है वो ऐप पर ही मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आप जहां मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं वहां मेरा कोई ऐप नहीं है। जितना काम मैं यहाँ YouTube पे करता हूं, यानी जितने भी सेशन लेता हूं, उसमें 100% ईमानदारी के साथ यहां पर मैं कार्य करता हूं। और जितना डाटा आपको करवाया जाता है उसमें पूर्णतः 100% मेहनत होती है और वो मेहनत आपकी सफलता को सुनिश्चित करती है। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, ये जितने भी सेशन आप देख रहे हैं, इनको आप चाहे तो बातों में निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि केवल कमेंट में बात ही करते रहते हैं। वो आपकी मर्जी, आप मैच्योर हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है, ना ही रोक सकता हूं मैं, कोई नहीं रोक सकता आपको। लेकिन अगर आप इस समय को बहुत बेहतर तरीके से यूज करते हैं, अपने रजिस्टर में इन सब चीजों के नोट्स बनाते हैं। अब की बार अभी तक प्रिंट वाली पीडीएफ नहीं दी गई, क्योंकि पिछली बार जब 2021 में पेपर था रीट का, मैंने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन करवाए थे 6 से लेकर 12 तक के। अब तो उन 1 लाइनर क्वेश्चनों की बुक भी लोगों ने निकाल दी है। हालांकि मेरी कोई बुक नहीं है ऐसी, अभी तक मैंने कोई बुक नहीं निकाली है। लेकिन मैंने गलती यह कर दी कि मैंने प्रिंट वाली पीडीएफ दी, और लगभग 50% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने प्रिंट तो निकाल लिया लेकिन उनको पढ़ा नहीं उन्होंने। फिर बाद में पेपर देने के बाद घर आकर जब उन्होंने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट टू डायरेक्ट उस पीडीएफ में से थे, और फिर वो बच्चों को बड़ा धोखा हुआ।
फिर वो बाद में कह रहे हैं कि सर हमने तो बहुत प्रयास, हमें तो धोखा हो गया, हम पहले पढ़ नहीं पाए और अब जो है वो हमें पता चला कि इस पीडीएफ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो पीडीएफ प्रिंट वाली दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब रजिस्टर में लिखें, क्योंकि अगर आप एक बार भी लिखोगे तो कम से कम 20-30% तो याद होगा ही आपको। तो थोड़ी सी आप मेहनत करने की आदत डाल लें और लिखने का प्रयास करें। लिखने का प्रयास करेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। इसके इन अभयारण्यों के अलावा भी राजस्थान में बहुत सारे अभयारण्य हैं, जैसे कि जवाहर सागर अभयारण्य है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। बंद बेरठा अभयारण्य है भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ में। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य है सवाई माधोपुर में। इसके अलावा जो है वो वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, राम सागर वन्य जीव अभयारण्य और केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य। ये जो लाइनें आपको सीधी सीधी दिख रही है ना, यही क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाएगा। देखो, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, और ऑप्शन आपके पास होंगे जयपुर, उदयपुर, धौलपुर और बूंदी। तो ये क्वेश्चन अब तो आपके सामने, क्योंकि उत्तर आपको पता है धौलपुर है, आपको पता है कि धौलपुर है, इसीलिए आपको आसानी से उत्तर दिख रहा है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर सीधे सीधे पेपर में होता तो लगभग 30 से 40% बच्चे तो ऐसे होते जो ये कहते यार ये तो केसर बाग अभयारण्य तो है ही नहीं राजस्थान में। 30 से 40% बच्चे तो ये बात कह देते कि राजस्थान में केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य नहीं है, मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है, वो यही कहते। और जिन बच्चों ने डीप ढंग से स्टडी की है उनको ये क्वेश्चन सही हो पाता। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में और वो आपके गलत होते हैं, और हमारा टारगेट यही है कि आपके ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में स्थित है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां में स्थित है। और ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चूरू में स्थित है। नील गाय के लिए प्रसिद्ध है ये। राजस्थान में रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना है। याद रखना, रणथंबोर सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स ये बाघ संरक्षण परियोजना में आते हैं। तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील, दो नाम याद रखना आप, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एंड सांभर झील, इन दोनों को जो है वो किस में रखा गया है? इन दोनों को नम भूमि क्षेत्र में रखा गया है। रामसर साइट भी कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? रामसर साइट, या फिर इसको वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलैंड। और ये क्वेश्चन जिन्होंने पेपर दिए हैं, 5-7 पेपर दिए हैं राजस्थान के, उनको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन। निम्न में से राजस्थान का नम भूमि क्षेत्र या रामसर साइट कौन सी है? तेजपाल जी कैसे हैं आप? इसके बाद देखिए, वन संरक्षण की अगर बात करते हैं विद्वान साथियों, तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी और इसका संशोधन 1988 में हुआ। इसके अनुसार कुल भूभाग के लगभग 33% भाग पर वन क्षेत्र होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति
राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने होना चाहिए? देखना, अगर 1952 पूछे तो आप बताओगे 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। ठीक है, यह राष्ट्रीय वन नीति है। जबकि राजस्थान राज्य की वन नीति क्या कहती है? राजस्थान राज्य की वन नीति कब आती है? 2010 में। राजस्थान वन नीति 2010 क्या कहती है आपसे कि टोटल आपका जितना भी भूभाग है उसके 20% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। 20% भाग पर वन होने चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह लक्ष्य रखा गया था, लेकिन राजस्थान में अभी केवल 10% ही हिस्से पर वन है। राजस्थान में केवल, हमारा टारगेट तो क्या था? 20% करना था, लेकिन अभी है कितना? 10% ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए, वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थानों द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए जा रहे हैं। जोधपुर के अंदर जो है वो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, बहुत बार पूछा गया है, काजरी मोस्ट है, काजरी की स्थापना की गई और यहीं पर शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की जो है स्थापना की गई है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमें लग रहा था कि ये देखो बेसिक टॉपिक होते हैं, और हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसीलिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक हमें पढ़ना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं, तो आपको पता है राजस्थान के जोधपुर के खेजरली गांव में वृक्षों को लेकर जो है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 1730 के अंदर 363 स्त्री पुरुषों ने जो है वन बचाने के लिए बलिदान दिया, और इसीलिए जो है इनकी स्मृति में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को जो है वो क्या भरता है, यहाँ पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला जो है वो आयोजित किया जाता है। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये चैप्टर आपका हो गया पूरा, चैप्टर आपका एंड हो गया। अगले 10 मिनट में आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं। और अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं, अर्थात आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी तरफ से जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि देखिए आपको पता है कि ये जो कार्य हम कर रहे हैं ये थोड़ा कठिन कार्य है, और इसके लिए हम आपसे कुछ भी ले नहीं रहे हैं, बस आपका स्नेह चाहिए और सहयोग यही चाहिए कि थोड़ा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और हर उस बच्चे तक ऐसे सेशन पहुंचने चाहिए जो घर पे बैठकर तैयारी करता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और सेशन में, तब तक के